आज हम चर्चा कर रहे हैं एनएमसी बिल के बारे में, यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के बारे में। ये बिल हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में है क्योंकि इस पार्लियामेंट सेशन में सरकार इसको पास कराना चाह रही है और देश भर के डॉक्टर इसका विरोध कर रहे हैं, इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शांतनु सेन, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हेड हैं। साथ ही साथ शांतनु सेन राज्यसभा के मेंबर हैं और वेस्ट बंगाल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए हम डॉक्टर शांतनु सेन से समझने की कोशिश करें कि नेशनल मेडिकल कमीशन बिल में क्या फ्लॉज है, क्यों डॉक्टर इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों पूरे भारत में स्ट्राइक्स हो रहे हैं, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि पीछे हुए कुछ स्ट्राइक्स के दौरान इन्हें डिटेन किया गया था, कई डॉक्टर्स को इनके साथ अरेस्ट किया गया था। तो ऐसा क्या कारण है कि सारे डॉक्टर्स ज़मीन पर उतरे हुए हैं और बाकी काम छोड़कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू सर फॉर गिविंग अस टाइम आउट ऑफ योर बिजी शेड्यूल, क्योंकि अभी एनएमसी बिल का पूरा मूवमेंट तैयार हो रहा है और चल रहा है। पार्लियामेंट में भी अभी पीछे आपका मेडन स्पीच था जिसमें आपने एनएमसी बिल के बारे में, उसके फ्लॉज के बारे में बहुत अच्छे से लोगों को समझाया, बताया। तो सर, अभी मुहिम कहाँ तक पहुँची है और आगे कौन से कितने और सफ़र को तय करना है, तो इस बात से हम शुरुआत करते हैं जी। देखिए, ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन बिल है ये 2017-29 दिसंबर में पहले लाया गया था। फिर 2 जनवरी 2018 में पहले डिस्कशन हुआ। हम लोगों का जो फाइट है ये नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के खिलाफ, ये उसी दिन से है। अब मेरे को पूछ सकते हैं क्यों आप लोग इतना लड़ रहे हैं इस बिल के खिलाफ। सबसे पहला बात है, ये हम लोग जो डॉक्टर्स है सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वी आर फाइटिंग नॉट ओनली फॉर द डॉक्टर्स, हम पूरा समाज के लिए, पूरा देश के लिए ही लड़ रहे हैं। क्यों? ये नेशनल मेडिकल कमीशन बिल जो है ये पूरा अनडेमोक्रेटिक है। वी आर लिविंग इन ए लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पर डेमोक्रेसी में इलेक्शन एक बड़ा रोल प्ले करता है। मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को आज तक जो रेगुलेट करता है वो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। वो स्टेट से चुन के उसका मेंबर आते हैं, एब्सोल्युटली बाय द प्रोसेस ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। अब ये नेशनल मेडिकल कमीशन जो ये लोग ला रहा है, इसमें देयर इज नो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, इज टोटली ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड नॉमिनेशन। इससे क्या हो रहा है, एंटायर पावर इज बीइंग सेंट्रलाइज्ड, so democratical structure is gone, no election. Secondly, it's anti-federal. Federalism is the glory of Indian constitution. Yes. Now this national medical commission bill is going to spoil the entire federal structure of the country. अब आज तक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया which regulates the entire medical education system, किसी भी टाइम में किसी भी स्टेट का 3 रिप्रेजेंटेटिव अभी हुआ करता है। अब नेशनल मेडिकल कमीशन जो बिल ये लोग ला रहा है, इसमें एक स्टेट का अगर इस साल रिप्रेजेंटेशन मिला तो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन इनको मिलेगा 12 साल बाद और 14 साल बाद। यानी कि 2019 को अगर जिस स्टेट को रिप्रेजेंटेशन आएगा उसका रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट टाइम आएगा 2033 में एंड 2035 में। So entire federal structure is gone. पर सर, इसमें जैसा कि मैं पार्लियामेंट में देख रहा था, शायद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कुछ एश्योरेंस दिया है आपकी स्पीच के बाद। वो हम आ रहा है उस पॉइंट में। पहले तो मेरे को ये कहना है हम लोग अपोज क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे थे, अभी भी क्यों कर रहे हैं। सेकेंड है, ये यहाँ पर ऐसे कुछ क्लॉजेज है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा ग्रैब कर रहा है स्टेट का पावर को। हेल्थ इज ए स्टेट चैप्टर, राइट? स्टेट का अपना कोई सजेशन रहेगा। इसमें ऐसा कुछ क्लॉजेज है विच से द स्टेट गवर्नमेंट्स विल बी बाउंड टू अवॉइड बाय द गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आज तक क्या स्थिति है, स्टेट में अपना स्टेट मेडिकल काउंसिल है। मान लीजिए मैं डॉक्टर शांतनु सेन, मेरे खिलाफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में अब कोई कंप्लेंट दाखिल किया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जजमेंट देते हैं कि डॉक्टर शांतनु सेन को 1 साल के लिए सस्पेंड करो। ये जजमेंट जाता है स्टेट मेडिकल काउंसिल वेस्ट बंगाल में, बिकॉज हम वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है।
वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल का ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि इस ऑर्डर को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। अगर वो सोचे कि नहीं ये इसका पनिशमेंट इतना नहीं होना चाहिए, वो इसको नहीं भी दे सकता है, कम भी कर सकता है। इस क्लॉज में बोल रहा है कि ये जो बोल देगा उसको मानना पड़ेगा। सो इट इज टोटल डिक्टेटरशिप एंड टोटल सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। ये लोग बोल रहे हैं कि जो लोग को सिलेक्ट कर रहा है वो भी डॉक्टर है। अब 25 में से 21 डॉक्टर है। हु आर दोज डॉक्टर्स? ऑल ऑफ देम आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। आप सोचो कोई एम्स का डायरेक्टर हो, कोई पीजीआई का डायरेक्टर हो, आप जिस सरकार का नौकर हो गए, जो गवर्नमेंट सर्विस जो करेगा, गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, वो गवर्नमेंट का डिसीजन का खिलाफ कभी जाएगा? सर, इसमें जो एनएमसी बिल में पब्लिक के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है ये कि ये ब्रिज कोर्सेज ला रहे हैं, 6-8 महीने में डॉक्टर्स बना देंगे। तो हम जो आज तक ये हिदायत देते थे कि कंपाउंडर डॉक्टर बन जाते हैं और उनसे बच के रहने की ज़रूरत है, आज वो प्रथा को वापस लाया जा रहा है और हम सरकार उसे सेलिब्रेट कर रही है। तो ये मेरे हिसाब से पब्लिक के लिए सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन होना चाहिए। तो आप इस पूरे पहलू को कैसे? सबसे मजे की बात यह है 2017 में जब ये लोग बिल लाया था जी, उसमें ये लोग ब्रिज कोर्स का प्रोविजन रखा था। बिल्कुल। उसमें क्या था, जो आयुष डॉक्टर्स हुआ करते हैं, मतलब आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, योगा, नेचुरोपैथी एंड सिद्धा, उन लोगों को इन्होंने बोला था कि 6 महीने का ट्रेनिंग देके इन लोगों को मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने का लाइसेंस दिया जाएगा। उसी बिल में हम लोग अपोज किया, क्योंकि हमको ये लगा कि हम MBBS पढ़ने में मेरे को 5 साल 5.5 साल लग गया। हमको अगर कोई बोले कि तुम 6 महीना में होम्योपैथी सीख लो, 6 महीना में आयुर्वेद सीख लो, ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो हमको लगा ये गलत है। ये गवर्नमेंट एक्चुअली क्या कर रहा है, ये आयुर्वेद, होम्योपैथ एक अपना अपना सिस्टम है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसको डेवलप कर सकता है। दीज आर द एज ओल्ड सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। अपना एक ग्लोरी है, रिस्पेक्ट है। ये उसको नहीं कर रहा है, सबको मिक्स करके एक मिक्सोपैथी कर रहा है। अब आप देखो, इसको हम अपोज किया। जो नया बिल लाया, गवर्नमेंट बोल रहा है हम लोग ब्रिज को हटा दिया। वो चोरी कर रहा था, बोल रहा है हम चोरी नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली अभी डकैती कर रहा है। कैसे? पहले जिसको लाइसेंस देने वाला था कम से कम वो डॉक्टर था किसी और सिस्टम का, और अभी ये कर रहा है एनी पर्सन रिलेटेड टू मेडिकल प्रैक्टिस। लाइक हम डॉक्टर हैं, हमारा जो कंपाउंडर है, हमारा जो ब्लड कलेक्टर है, हमारा जो एक्सरे टेक्नीशियन है, हमारा जो ECG टेक्नीशियन है, यानी कि हमारा जो एम्बुलेंस ड्राइवर है, जो सांस फूलने से आदमी को ऑक्सीजन मास्क देता है, सब रिलेटेड टू मेडिकल सर्विस। अब इन लोगों को बोल रहा है लाइसेंस दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। अब सोचो, इसको अगर तुम प्रैक्टिस करने का लाइसेंस दे दोगे, मेडिसिन लिखने का, ये अगर तुमको ट्रीटमेंट करेगा तो आपका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसके सबसे नुकसान डॉक्टर को नहीं हो रहा है। अब इसी पॉइंट में हम कहना चाहते हैं कि हम लोगों का ये लड़ाई डॉक्टर के इंटरेस्ट के लिए नहीं है। अब इसको अब वो लोग भेजेगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, यानी कि मोस्टली गाँव में। पहले हम लोग देखते थे ये जो अभी गवर्नमेंट है ये रिलीजन के बेसिस में देश को भाग करने का कोशिश कर रहे थे। अभी देख रहा है हेल्थ का इशू में ये लोग भाग कर रहा है, बोल रहा है रूरल इंडिया में जो रहता है गरीब, उसको ये क्वाक ट्रीटमेंट करेगा और शहर में रहने वालों की MBBS डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा। तो एक आदमी होने के नाते, डॉक्टर होने के नाते हम लोग कैसे ये बर्दाश्त करें? सबसे बड़ी बात यही है कि सर हम लोग आज तक यही पढ़ते आए हैं कि इन सब से बचना है, और अभी सरकार इनके तरफ ही हमें भेज रही है। सबसे दुख की बात है, अभी हम लोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से डेटा प्रोवाइड करके दिखाए थे सरकार को कि हमारा देश में MBBS डॉक्टर की कमी नहीं है जी, कमी नहीं है। और ये रूल है कि मॉडर्न मेडिसिन सिर्फ MBBS डॉक्टर ही प्रैक्टिस कर सकता है। ये हमने नहीं बोल रहा है, इट्स ए वर्डिक्ट। जब डॉक्टर का संख्या कमी थी तब सिर्फ MBBS डॉक्टर मॉडर्न मेडिसिन दिए करते थे। अभी देश में जितना MBBS डॉक्टर है, अगर सरकार सही तरीके से इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे तो हर एक इंडियन सिटीजन को MBBS डॉक्टर का सेवा मिल सकता है। लेकिन सरकार उसमें ध्यान नहीं देके सरकार क्या कोशिश कर रहा है, ये सब लोगों को क्वाक बना के ये दिस बिल इज गोइंग टू बी ए मदर ऑफ क्वाकरी, और गाँव का जो गरीब है उसका जिंदगी को डेंजर में डालने का कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। इज वेरी अनफॉर्चुनेट।
सर दूसरा पहलू जो मैंने आपका ही एक पिछला इंटरव्यू सुना था जिसमें आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस बिल विल सपोर्ट कॉर्पोरेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, तो उस पर अगर आप थोड़ा सा। देखो, सबसे दुख की बात है, आप देख रहे हो कि जिस तरीके से ये गवर्नमेंट चल रहा है, ये गवर्नमेंट 42 PSUs को प्राइवेटाइज कर रहा है, इंडियन रेलवे को प्राइवेटाइज कर रहा है, कॉरपोरेट सेक्टर एयरलाइंस को प्राइवेटाइज कर रहा है। अभी वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस इज मेडिकल बिजनेस, ये सबको मालूम है। अभी ये गवर्नमेंट मेडिकल एजुकेशन को कॉरपोरेटाइज करने का पीछे पड़े हैं। कैसे? आज तक जो स्थिति है हमारा देश में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑलमोस्ट 50-50 है, 5-10 का डिफरेंस है नंबर में। आज तक मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ करता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो कैपिटेशन फी होता है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग के लिए उसमें कैपिंग है। देयर इज ए स्टेट रेगुलेटरी बॉडी जो कैपिंग करता है, इफ यू आर ए ओनर ऑफ एनी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, you cannot charge XY amount according to your desire. Okay, it is regulated by it is absolutely regulated, absolutely regulated. Okay. You cannot charge exorbitant. There is a capping. अब नए बिल में क्या बोल रहा है, अब सोचो ध्यान से, 50% इज फ्री। मतलब इफ यू आर ए ओनर ऑफ एनी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 50% मान लो तुम्हारा कॉलेज में 100 सीट है, तो यू कैन सेल 50 सीट्स आउट ऑफ दैट एट एनी रेट। बाकी 50% में क्या होगा, अब अगर ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा है, बाकी 50% के लिए ये कमीशन क्राइटेरिया फिक्स करेगा, रेट नहीं। मतलब बाकी 50% के लिए हम तुमको बोल देंगे ऐसा रूम होना चाहिए, ऐसा लेबोरेटरी होना चाहिए, ऐसे सब कुछ होना चाहिए, ये क्राइटेरिया फुलफिल करो, फिर तुम अपने हिसाब से चार्ज करो। मतलब इनडायरेक्टली 100% सीट्स आर फॉर सेल। अब तुम सोचो, गांव का जो गरीब मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जो मेरिट के हिसाब से आज तक डॉक्टर हुआ करता था, जिसका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिल होने का मौका नहीं मिलता था, बेस्ड ऑन देयर मेरिट दे यूज्ड टू गेट एडमिशन इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। कल ये हो पाएगा? जिसका बाप का पैसा ज़्यादा है वो लोग डॉक्टर बनेगा, भला ही वो 4 बार में +2 पास किए हो, 3 बार में सेकेंडरी पास किए हो, और जो जेन्युइन मेरिटोरियस स्टूडेंट है वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? टोटल कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन हो रहा है। और ऐसा अगर होगा तो जो लोग, मान लो हम एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है, हम एक पावरफुल फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग आदमी है, हम अपने बिटिया को 2 करोड़ 3 करोड़ में देके MBBS में दाखिल करवाया, वो पास करके MBBS करके जब निकलेगी, उसका एटीट्यूड क्या हमारा जैसा होगा? हमने क्वालिफाई करके MBBS किया है और वो कैपिटेशन फीस में MBBS कर रहा है, हम उसको पहले बोलेंगे ए बेटी तेरे लिए मैं 3 करोड़ खर्चा किया, पहले पैसा उठा। वो गांव में जाएगा, उसका दिल में और दिमाग में सेवा का जो इंटेंशन है वो रहेगा? वो नहीं रहेगा। तो ये क्या होगा? तो इसको सफ़र किसको होगा? डॉक्टर को नहीं, गांव का आदमी को, आम आदमी को होगा। इसीलिए बोलना चाह रहा है, हमारा ये लड़ाई सिर्फ डॉक्टर के लिए नहीं है, पूरा देश के लिए है। तो बिल्कुल, मैं जैसे प्रोटेस्ट, आपका भी कुछ दिन पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो ऑल ओवर इंडिया से लोग आए थे, तो मैं आर्टिकल में एक पढ़ रहा था कि आंध्रा से, बंगाल से, यूपी से, पूरे इंडिया के कोने कोने से स्टूडेंट्स यहाँ इकट्ठे हुए, और आप लोगों ने फिर शायद आपको डिटेन भी किया गया, और काफ़ी डॉक्टर्स को, स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया। तो सर ऐसी स्थिति में जब डॉक्टर्स, जो कि सबसे रिस्पेक्टेड कम्युनिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी है, जो ज़िंदगियां बचाती हैं, उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, तो और आप इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हेड होने के नाते और खुद एक डॉक्टर होने के नाते, तो आप ये रवैया को सरकार का कैसे देखते हैं? कि देखिए, सबसे दुख की बात है, डॉक्टर को सब सॉफ्ट टारगेट समझता है। स्पेशली अगर आप सरकार की बात करें तो हम लोगों का दिल उस दिन टूट गया था 2018 में, जिस दिन हमने देखे थे कि हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लंदन में वेस्टमिनिस्टर हॉल में बैठे बैठे ब्रिटिश मीडिया का सामने बोल रहे थे कि हमारे डॉक्टर मेडिसिन दवाई का पैसा से बाहर घूमने जाते हैं, हमारा डॉक्टर ब्राइब लेते हैं। उस दिन हमारा दिल टूट गया था कि हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर उनका देश के डॉक्टरों के बारे में, इंग्लैंड में बैठ के, जो लोग हम लोगों को 200 साल रूल किया, वहाँ पर बैठ के अपना देश का डॉक्टर के बारे में ये बोल रहा है।
और देखो आप वायलेंस का इशू लो, पूरा देश में डॉक्टर को पीटा जा रहा है, सब सोचता है कि डॉक्टर्स आर सॉफ्ट टारगेट। पूरा देश में पिछले 3 हफ्ते से इतना मेडिकल स्टूडेंट है, सब स्ट्राइक कर रहा है, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। उस दिन आपने देखे होंगे पूरा देश से कम 10-12 हज़ार डॉक्टर मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पर आए थे। एम्स में वो लोग धरना किया, निर्माण भवन में वो लोग धरना किया। डॉक्टर्स आर नॉट हुलिगन्स, वो लोग गुंडागिरी नहीं कर रहे थे, रिवॉल्वर लेके AK-47 लेके नहीं आए थे, वो लोग एप्रॉन पहन के स्टेथो लेके आए थे। फिर भी किस तरह कम से कम 100-150 डॉक्टर को निर्माण भवन से उठा के जबरदस्ती थाने में ले गया। आई बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमको भी छोड़ा नहीं, हमको धकेलते धकेलते बस में डाल के जबरदस्ती घुमा के वहाँ पर जाके कम से कम 1-2 घंटा बैठा के रखा। दिस शोज द ब्रूटल नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसके बावजूद भी डॉक्टर हर्षवर्धन, मेरा सबसे और एक दुख की बात यह है, हम लोग सोचे थे कि अभी हमारा फेटर्निटी का एक हेल्थ मिनिस्टर है। पर्सनली एज ए डॉक्टर आई रिगार्ड हिम, लेकिन हम सोचे थे कि एक डॉक्टर का दुख को ज़्यादा समझेंगे, लेकिन वहाँ पर और एक डिप्रेशन हो रहा है हम लोगों का कि वी आर एब्सोल्युटली पेरेंटलेस इन दिस गवर्नमेंट। तो सर अभी आगे क्या प्लानिंग है आपकी? डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात हुई, बात हुई? देखिए आगे प्लानिंग यही है, वो लोग हमारा, देखिए गवर्नमेंट कैसे चल रहा है आपको मालूम है। 1952 से 2019 तक प्रोबेबली ये फर्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन है जिसमें इतना सारा अनस्क्रूटिनाइज्ड बिल को पास कर रहा है गवर्नमेंट, बिना स्टैंडिंग कमेटी, बिना सिलेक्ट कमेटी। ये पहली सेशन है जिसमें इतनी सारा ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने लाया है। एक भी बिल में एक भी अमेंडमेंट ये गवर्नमेंट नहीं माना। फिर भी हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मूवमेंट के लिए गवर्नमेंट 3-4 अमेंडमेंट मान ली। लेकिन द सैडेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज, आप देखोगे गवर्नमेंट मान लिया, हमने बोला था फेडरल स्ट्रक्चर को रेस्टोर करना है, वो लोग स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव बढ़ा दिया, साथों साथ अपना सेंट्रल का रिप्रेजेंटेटिव जो 14 था उसको भी 8 बढ़ा दिया। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव 6 को 10 किया, कितना बढ़ाया? 4। 5 को 9 किया, कितना बढ़ाया? 3। टोटल कितना हुआ? 5 को 9 किया 4, कितना हुआ? 4-4 8। टू बैलेंस इट, सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो 14 था उसको 22 कर दिया। तो क्या हुआ? थिंग्स रिमेन सेम। Again the entire thing is in their hand. Again the entire thing is in their hand. Vote, it is same as it was. Secondly, ये एग्जिट एग्जाम के बारे में, कैपिटेशन फीस के बारे में, ये जो आंसर ऑनरेबल मिनिस्टर जी ने दिए हैं, दैट इज एब्सोल्युटली गोल। और सबसे बड़ा बात है, उन्होंने लोकसभा में जो रिप्लाई दिया है और राज्यसभा में जो रिप्लाई दिया है, हमने नोटिस ऑफिस से रिप्लाई कलेक्ट किया, मेरा पास है, आप अगर देखोगे उसका अपना 2 रिप्लाई में अंतर है। उन्होंने लोकसभा के अंदर जो रिप्लाई दिए है और राज्यसभा में उन्होंने जो बोल रहा है, एक ही आदमी 2 जगह रिप्लाई 2 दे रहा है, तो उसमें डिफरेंस है। तो वी आर टोटली कन्फ्यूज्ड। तो हम लोग सोचे हैं, आज हम लोग का एक्सटेंडेड एक्शन कमेटी का मीटिंग था, जहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट लोग स्ट्राइक कर रहा है, हंगर स्ट्राइक कर रहा है, वी आर इन देयर सपोर्ट 100%। 8th of August is a very important day because on that particular day in the history of Indian freedom fight, Mahatma Gandhi ji gave a call, quit India. On that 8th of August, we are going to hold a 24 hours closures of medical service across the country. Right? Then we will give a time to government. Meanwhile, we will be liaisoning with the local chief ministers, we will be liaisoning with the local governors, we will be trying to get an appointment with the Honorable Prime Minister, we will be sending our delegation to President of India, that if these things are not taken into consideration, we will be appealing before President of India not to ascend this bill. We will be liaisoning at every corner and we will give a call. If by 15th of August, government doesn't heed any attention to the call of this medical fraternity, so Independence Day का दिन जब हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस का झंडा उठाएंगे, फ्लैग होस्ट करेंगे, उसी टाइम हमारा देश में पूरा कंट्री में इंडेफिनिट क्लोजर ऑफ हेल्थ सर्विसेज शुरू होंगे अगर गवर्नमेंट इसमें कोई ध्यान नहीं दिए तो। सो 9th वी आर गोइंग फॉर 24 आवर स्ट्राइक। 9 से 15 तक वी विल ऑब्जर्व नेशनल प्रोटेस्ट वीक। हम लोग पूरा देश में ब्लैक बैच पहन के ट्रीटमेंट करेंगे, लोकल लेवल में लाइजनिंग करेंगे, चीफ मिनिस्टर गवर्नर के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ कोशिश करेंगे।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पास हमारा डेलीगेशन भेजेंगे, सबको सेंसिटाइज करेंगे, वेट करेंगे गवर्नमेंट का गुड, वी विल होप गुड सेंस विल प्रिवेल, नहीं तो 15 अगस्त से इंडेफिनिट क्लोजर ऑफ हेल्थ सर्विस। पर सर जैसा हेल्थ मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट इन राज्यसभा जो प्रोमिसेस किए या जो एश्योरेंस दिया, आपको क्या लगता है कि इसके बाद आपको उन पे भरोसा बढ़ा है? हमने आपको क्या बोला, वो उन्होंने जो रिप्लाई दिया है, मोस्ट ऑफ द रिप्लाईज बिकम्स गोल। सेकेंड, बाद में व्हेन आई स्टडीड थ्रू हिज रिप्लाई गिवन इन लोकसभा, तब मेरे को लग रहा है एक ही आदमी दो जगह रिप्लाई दे रहा है सेपरेट। बिल्कुल। तो ऑफिशियली एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एज ए नेशनल प्रेसिडेंट आई रिक्वेस्टेड ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर बाय सेंडिंग ए लेटर कि प्लीज गिव अस क्लैरिफिकेशन इन राइटिंग। द लेटर हैज बीन सेंड ऑलरेडी, वी विल वेट फॉर हिज रिप्लाई। सी हम लोगों का ये इंटेंशन नहीं है कि स्ट्राइक करे, हल्ला करे, हंगामा करे, वी आर फॉर द पीपल, वी आर फॉर द कंट्री, यू आर नॉट। सबसे दुख की बात है, अब आपको ताज्जुब होगा, जिस दिन हम लोग मूवमेंट कर रहा था दिल्ली में, उस दिन उन्हीं का और एक एमपी, वो डॉक्टर है, उनका पार्टी का एमपी, वो बोला डॉक्टर शांतनु सेन एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहा है। अब सोचो, जो कोई इसका कोई डिसीजन का विरोध करेगा उसको बोलेगा एंटी नेशनल। आई एम फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ द कंट्री, आई एम फाइटिंग फॉर माई फेटर्निटी, और बोल रहे हैं हम एंटी नेशनल है। हम उनको बोला कि अगर ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है तो हम ये करते रहेंगे, क्योंकि वी आर द फॉलोअर्स ऑफ महात्मा गांधी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच टॉकिंग विद अस, क्योंकि सर ने मेडिकल फ्रेटर्निटी से आते हैं और हेल्थ और एजुकेशन दो बहुत बड़ा फील्ड है, सेक्टर है, जिसमें इस सरकार ने नहीं बल्कि फ्रॉम इंडिपेंडेंस हर सरकारों ने इसे नज़रअंदाज किया है। तो आई एक्सपेक्ट सर कि आप इस मुद्दों को रेगुलर उठाते रहोगे पार्लियामेंट में, एंड वी विल डेफिनेटली होप कि आने वाले समय में जीडीपी का इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़े और ये सेक्टर फ्लरिश करे इन टर्म्स ऑफ एज अ बेस्ट सेक्टर फॉर पब्लिक बेनिफिट एंड पब्लिक वेलफेयर। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट ऑल्सो। थैंक यू सर। थैंक यू।